नमस्कार। आज हम रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े एक बेहद अहम कानूनी विषय पर बात कर रहे हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर सोचिए, दुकान से कुछ खरीदना, नौकरी करना या घर किराए पर लेना, ये सब कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट्स ही तो हैं। हमारे पास बिजनेस लॉज पर एक काफ़ी डिटेल्ड टेक्स्ट है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें। इस चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई करार यानी अग्रीमेंट और अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट, इनमें असल में फ़र्क क्या है और एक पक्का मतलब कानूनी अनुबंध होने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और ये ऑफ़र और एक्सेप्टेंस यानी प्रस्ताव और स्वीकृति, ये कैसे काम करते हैं। कोशिश रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझें, बिना ज़्यादा कानूनी बारीकियों में खोए। चलिए शुरू करते हैं। ट्रैक्ट्स का सिस्टम कोई आज की बात नहीं है। मतलब ये जो 1872 का एक्ट है, इससे काफी पहले भी हमारे यहाँ लेन देन और वादों को लेकर अपने नियम कायदे थे। आप वेदों और स्मृतियों में भी इसका जिक्र पाएंगे। अच्छा, तो मतलब अंग्रेजों के आने से पहले भी कुछ सिस्टम था? कैसा था वो? क्या कोई एक कानून था पूरे देश के लिए? नहीं, देखिए, एक जैसा कानून तो नहीं था। प्राचीन भारत में जाएंगे तो धर्मशास्त्र और स्मृतियां थी, उनके हिसाब से नियम चलते थे। फिर जैसे मुगल काल आया तो इस्लामी कानून मतलब मोहम्मदन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लागू हुआ। उसमें प्रस्ताव को ईजाब कहते थे और स्वीकृति को कबूल। ईजाब और कबूल? हाँ, और मजे की बात यह है कि उसमें ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं थी, बस आपसी सहमति जरूरी मानी जाती थी। लिखा पढ़ी उतनी जरूरी नहीं थी। और हिंदू कानून में भी अपने रीति रिवाज थे, स्मृतिकारों की बातें थीं। जैसे कौन अनुबंध नहीं कर सकता, तो भाई नाबालिग है या कोई नशे में है या बहुत बूढ़ा है या दिमागी रूप से ठीक नहीं है। मां स्मृति तो उम्र भी बताई थी कि 8 साल तक शिशु, 8 से 16 लड़कपन और 16 के बाद आप अनुबंध करने लायक हो जाते हैं। तो फिर ये एक लिखित कानून, ये 1872 वाला, इसकी जरूरत क्यों पड़ी अगर पहले से नियम थे तो? हाँ, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पहले तो अपने जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, वहां तो सीधा अंग्रेजी कानून लगा दिया 1726 के चार्टर से। अच्छा। लेकिन बाकी जगहों पर क्या होता था, वहां जज अपने हिसाब से, मतलब न्याय, समानता और सद्विवेक के आधार पर फैसले करते थे। तो कंफ्यूजन होती होगी? बहुत ज्यादा। कोई एक रूपता नहीं थी। तो सबको लगा कि भाई एक साफ सुथरा, कोडिफाइड, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। और उसी जरूरत के चलते 1872 में यह भारतीय अनुबंध अधिनियम बना। समझ गए। तो ये लागू कब हुआ और इसका मेन पर्पस मतलब उद्देश्य क्या बताया गया? ये कानून बना तो अप्रैल 1872 में था, लेकिन लागू हुआ 1 सितंबर 1872 से। और इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा इसकी प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल में लिखा है, वो है अनुबंध से संबंधित कानून के कुछ हिस्सों को परिभाषित और संशोधित करना। मतलब जो नियम पहले से थे उनको क्लियर करना और जरूरत के हिसाब से बदलना। ओके। आज की तारीख में ये पूरे भारत पर लागू है, जम्मू कश्मीर समेत। और मोटे तौर पर देखें तो इसमें 2 हिस्से हैं। पहला भाग है धारा 1 से 75 तक, जिसमें अनुबंध के जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होते हैं। ठीक है। और दूसरा भाग धारा 124 से 238, उसमें कुछ स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे गारंटी है, क्षतिपूर्ति, इंडेमनिटी, गिरवी, प्लेज, एजेंसी, इनके नियम हैं। और इसका महत्व क्या है? मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या बिजनेस के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये कानून बिजनेस लॉ की, कॉमर्स की दुनिया की, आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। यही तय करता है कि कौन से वादे कानूनी तौर पर निभाने जरूरी हैं और कौन से नहीं। ये हमें अपने अधिकार और हमारी जिम्मेदारियां दोनों समझने में मदद करता है। सोचिए, अगर ये न हो तो कोई भी किसी से वादा करके मुकर जाए, फिर क्या होगा? हाँ, ये बात तो है। अच्छा, आपने शुरू में 2 शब्द इस्तेमाल किए थे, करार और अनुबंध, मतलब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। आमतौर पर तो लोग शायद इन्हें एक ही समझ लेते हैं। क्या इनमें कोई कानूनी फर्क है? हाँ, ये बहुत ही जरूरी फर्क है और इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कानून की नजर में हर करार अनुबंध नहीं होता। अच्छा। हाँ, सेक्शन 2H है एक्ट का, वो साफ कहता है कि अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट वो करार है जिसे कानून लागू करवा सकता है, मतलब एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहली, एक करार होना चाहिए, मतलब एग्रीमेंट। ठीक है। और दूसरा, उस करार में कानूनी प्रवर्तनीयता होनी चाहिए, मतलब एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो फिर ये करार क्या भला है? एग्रीमेंट किसे कहेंगे? करार का मतलब है सेक्शन 2E के हिसाब से हर वचन
और वचनों का हर समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। अब ये थोड़ा कानूनी लग रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा प्रतिफल। हाँ, प्रतिफल मतलब कंसिडरेशन। आसान भाषा में समझिए, जब एक पार्टी का प्रस्ताव ऑफर दूसरी पार्टी स्वीकार एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों के बीच कुछ लेन देन तय होता है, ये लेन देन ही प्रतिफल या कंसिडरेशन है, तो वो करार बन जाता है। तो हम कह सकते हैं करार इज इक्वल टू प्रस्ताव प्लस स्वीकृति प्लस प्रतिफल। ओके, तो प्रतिफल का मतलब हुआ बदले में कुछ मिलना, जैसे पैसा या कोई चीज या कोई काम करना। बिल्कुल, वो पैसा हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, या कुछ करने का वादा, या यहाँ तक कि कुछ न करने का वादा भी हो सकता है। जरूरी ये है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ लेन देन हो। बिना कंसिडरेशन के करार आमतौर पर कानूनी अनुबंध नहीं बनते, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कॉन्ट्रैक्ट पहले एक एग्रीमेंट जरूर होता है, हाँ, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। बिल्कुल सही, यही पॉइंट है। अग्रीमेंट का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें वो सब वादे आ जाते हैं जिनका इरादा कोई कानूनी कार्रवाई करने का होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने किसी दोस्त को डिनर पर बुलाया, ये एक सामाजिक करार है। हाँ, या जैसे एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हें हर महीने इतनी पॉकेट मनी दूंगा, ये भी एक घरेलू या सामाजिक करार है। ठीक है। अब अगर ये वादे पूरे ना हो तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ कानून लागू करवाने का इरादा ही नहीं था। ये बस आपसी रिश्ते की बातें हैं। दूसरी तरफ, अगर मैंने आपको कहा कि मैं अपनी कार आपको 2 लाख रुपए में बेचूंगा और आपने कहा ठीक है, तो यहाँ साफ तौर पर एक कानूनी जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं बाद में मुकर जाऊं या आप पैसे देने से मना करें तो दूसरा पक्ष कोर्ट जा सकता है। यही वो प्रवर्तनीयता है, वो एनफोर्सेबिलिटी, जो एक सादे करार को कानूनी अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। अच्छा, तो सबसे जरूरी बात यह है कि हर वादे पर आप कोर्ट नहीं पहुंच सकते। उस वादे में वो कानूनी गंभीरता होनी चाहिए, जैसे पैसों का लेन देन हो या साफ तौर पर बिजनेस की बात हो। दोस्तों या परिवार के बीच के जो आम वादे होते हैं वो अक्सर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एकदम सही समझा आपने। और कुछ जिम्मेदारियां तो ऐसी भी होती हैं जो करार से पैदा ही नहीं होती, वो कानून या आपकी सामाजिक स्थिति से बनती हैं। जैसे पति की जिम्मेदारी पत्नी का भरण पोषण करने की, या माता पिता की बच्चों के प्रति। ये अनुबंध अधिनियम के दायरे से बाहर की चीजें हैं, इन्हें स्टेटस ऑब्लिगेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्क तो समझ आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का कानून द्वारा लागू करने योग्य होना जरूरी है। क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक पक्के कानूनी अनुबंध के लिए कुछ और शर्तें भी हैं, या बस ये 2 काफी हैं? नहीं, काफी नहीं है। कानून, खासकर सेक्शन 10 जो है एक्ट का, वो और भी कुछ जरूरी बातें बताता है। इन शर्तों को हम मोटे तौर पे कुछ ग्रुप्स में बांटकर समझ सकते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। अच्छा, बताइए। जैसे कि? देखिए, पहला ग्रुप हम मान सकते हैं जो करार की बिल्कुल बुनियाद से जुड़ा है। पहला, कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए, मतलब 2 पार्टीज। जाहिर सी बात है, कोई अकेला आदमी खुद से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हाँ, सही है। 2 अलग-अलग व्यक्ति होने चाहिए, या कानूनी संस्थाएं भी हो सकती हैं, जैसे कंपनी, यूनिवर्सिटी वगैरह। दूसरा, प्रस्ताव और स्वीकृति, यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक पार्टी प्रस्ताव रखे, दूसरी उसे मंजूर करे। इस पर तो हम अभी डिटेल में बात करेंगे ही। ठीक है। तीसरा, कानूनी संबंध बनाने का इरादा, इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। ये बहुत जरूरी है। जैसा हमने अभी बात की, पार्टियों का इरादा ये होना चाहिए कि अगर वादा नहीं निभाया गया तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। सामाजिक या घरेलू वादों में आमतौर पर ये इरादा नहीं माना जाता। इसका एक बहुत मशहूर केस है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, पति विदेश में था, पत्नी इंग्लैंड में। पति ने वादा किया कि मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे भेजूंगा। बाद में भेजना बंद कर दिया। पत्नी कोर्ट चली गई। कोर्ट ने कहा, भाई ये तो पति पत्नी के बीच की घरेलू अरेंजमेंट थी, इसमें कानूनी अनुबंध बनाने का इरादा नहीं था, इसलिए पत्नी केस हार गई। अच्छा। लेकिन हाँ, अगर बिजनेस डील है तो कानून मानकर चलता है कि कानूनी संबंध बनाने का इरादा था, जब तक कि साफ तौर पर मना न किया गया हो। और चौथा पॉइंट इसी ग्रुप में है, वैध प्रतिफल और उद्देश्य, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। यानी जो लेन देन हो रहा है और जिस मकसद के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो गैर कानूनी या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो मतलब घर के वादे और बिजनेस डील में कानून साफ तौर पर फर्क करता है, भले ही वादा सुनने में एक जैसा लगे। ये इरादे वाली बात काफी अहम है। हाँ, बिल्कुल। कानून इंटेंशन को बहुत महत्व देता है। अब दूसरा ग्रुप है जो पार्टियों और शर्तों से जुड़ा है। 5वां पॉइंट, पक्षकारों की सक्षमता, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। मतलब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इसके लायक होने चाहिए। कानून की नजर में कौन लायक है?
जो बालिग हो, मेजर, दिमागी रूप से स्वस्थ हो, साउंड माइंड, और जिसे कानून ने किसी और वजह से कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका ना हो। जैसे नाबालिग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आमतौर पर नाबालिग के साथ किया गया अनुबंध शुरू से ही व्यर्थ, वॉइड, एब इनिशियो माना जाता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति दिमागी रूप से अस्थिर है तो वो भी अनुबंध नहीं कर सकता। छठा पॉइंट, स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट। ये बहुत जरूरी है। दोनों पार्टियों की रजामंदी बिना किसी दबाव, कोर्जन, धोखे, फ्रॉड, गलत बयानी, मिसरिप्रेजेंटेशन या अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस के होने चाहिए। गलती से हुई सहमति भी इसे प्रभावित कर सकती है। मतलब जोर जबरदस्ती या झूठ बोलकर हाँ नहीं कहलवा सकते। बिल्कुल, सहमति असली और मर्जी से होनी चाहिए। सातवां पॉइंट, निश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं वो साफ होनी चाहिए, गोलमोल या अस्पष्ट नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, अगर मैं कहूं मैं तुम्हें 100 टन तेल बेचूंगा, अब ये साफ नहीं है कि कौन सा तेल, किस भाव पर, कब डिलीवरी होगी, तो ऐसा करार अनिश्चित होने की वजह से लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है। और आठवां, निष्पादन की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। वादा ऐसा होना चाहिए जिसे पूरा करना मुमकिन हो। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं जादू से आपके लिए खजाना ढूंढ निकालूंगा, तो ये शुरू से ही व्यर्थ है, क्योंकि ये नामुमकिन काम है। हाँ, ये तो है। और आपने कहा था कुछ मामलों में लिखा पढ़ी भी जरूरी होती है। हाँ बिल्कुल, इसे आप तीसरा ग्रुप मान सकती हैं, कानूनी औपचारिकताएं, लीगल फॉर्मेलिटीज। वैसे तो देखिए, अनुबंध मौखिक भी हो सकता है, जबानी भी। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हम रोज ऐसे ही करते हैं। हाँ। लेकिन कुछ खास तरह के अनुबंधों के लिए कानून कहता है कि वो लिखित होने चाहिए, या रजिस्टर्ड होने चाहिए, या स्टैंप लगे होने चाहिए। जैसे जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त है या बीमा का कॉन्ट्रैक्ट है, इनके लिए अक्सर लिखित और रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। अगर ये औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई तो वो अनुबंध वैध नहीं माना जाएगा। बाप रे, काफी सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। हाँ, ये सब मिलकर ही एक करार को कानूनी तौर पर मजबूत अनुबंध बनाते हैं। चलिए अब थोड़ा अनुबंध की शुरुआत पर आते हैं। मतलब ये शुरू कैसे होता है? आपने कहा प्रस्ताव और स्वीकृति। तो ये प्रस्ताव या ऑफर, इसे कानून कैसे देखता है? हाँ, तो अनुबंध की कहानी शुरू होती है प्रस्ताव से। सेक्शन 2A इसे डिफाइन करता है। ये कहता है कि जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है कुछ करने की या कुछ न करने की किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, और इस इरादे से करता है कि वो दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी सहमति, अपनी मंजूरी दे, तो इसे प्रस्ताव या ऑफर कहते हैं। ठीक है। जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है उसे प्रस्तावक या वचनदाता कहते हैं, और जिसके सामने प्रस्ताव रखा जाता है उसे प्रस्तावी, या बाद में जब वो हाँ कह दे तो स्वीकर्ता या वचन ग्रहीता कहते हैं। अच्छा, ये ऑफर कितने तरह के हो सकते हैं? क्या सबके लिए एक ही नियम लागू होता है? नहीं, मुख्य रूप से देखें तो 2 तरह के प्रस्ताव होते हैं। एक होता है विशिष्ट प्रस्ताव, मतलब स्पेसिफिक ऑफर। ये किसी खास व्यक्ति या किसी खास ग्रुप को दिया जाता है। जैसे मैं सिर्फ आपको अपनी ये किताब बेचने का प्रस्ताव दूं, तो इसे सिर्फ आप ही स्वीकार कर सकती हैं, कोई और नहीं। ठीक है। और दूसरा होता है सामान्य प्रस्ताव, यानी जनरल ऑफर। ये पूरी दुनिया के लिए या आम जनता के लिए खुला होता है। कोई भी व्यक्ति जो उस प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करता है वो उसे स्वीकार कर सकता है। अच्छा, आम जनता के लिए। इसका कोई फेमस उदाहरण है? हाँ बिल्कुल है, बल्कि शायद कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सबसे मशहूर केस इसी पर है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। हाँ, ये नाम तो बहुत बार सुना है। क्या था इस केस में? ये बड़ा दिलचस्प मामला था 1893 का। एक कंपनी थी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। उन्होंने एक दवा बनाई, एक तरह की इनहेलर टाइप की चीज, जिसे स्मोक बॉल कहते थे। उन्होंने अखबारों में बड़ा विज्ञापन दिया कि जो भी हमारी स्मोक बॉल को बताए गए तरीके से इस्तेमाल करेगा उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर फिर भी हो गया तो कंपनी उसे 100 पाउंड का इनाम देगी। 100 पाउंड? उस जमाने में तो बहुत बड़ी रकम रही होगी। हाँ बिल्कुल। उन्होंने ये भी लिखा कि हमने गारंटी के तौर पर 1000 पाउंड बैंक में जमा भी करवा दिए हैं। अब एक महिला थी, मिसेस कार्लिल। उन्होंने विज्ञापन देखा, स्मोक बॉल खरीदी और ठीक वैसे ही इस्तेमाल की जैसे बताया गया था। और फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया, तो उन्होंने कंपनी से 100 पाउंड होंगे। और कंपनी ने मना कर दिया होगा। हाँ, कंपनी ने पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने कई दलीलें दी, कहा कि यह तो बस विज्ञापन था, कोई सीरियस ऑफर थोड़ी था, और हमने मिसेस कार्लिल को तो कोई खास ऑफर दिया ही नहीं था। और अगर ऑफर था भी तो उन्होंने हमें बताया कब कि वो इसे स्वीकार कर रही हैं। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने मिसेस कार्लिल के हक में फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि ये विज्ञापन सिर्फ हवाई बात नहीं थी, ये एक सामान्य प्रस्ताव था, जनरल ऑफर था, जो पूरी दुनिया के लिए था। कंपनी ने इनाम का एक तरफा वादा किया था,
और ये भी बताया था कि इसे स्वीकार कैसे करना है दवा को इस्तेमाल करके। अच्छा। तो मिसेस कार्लिल ने दवा इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव की शर्त पूरी कर दी और यही उनका एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ही स्वीकृति माना गया। उन्हें अलग से कंपनी को बताने की जरूरत नहीं थी कि मैं आपका ऑफर स्वीकार कर रही हूँ। वाह, मतलब विज्ञापन देखकर भी एक तरह का अनुबंध बन सकता है अगर उसमें वादा साफ हो। हाँ बिल्कुल, ये केस यही दिखाता है। ठीक है, तो ये तो हुए प्रकार। अब एक वैलिड ऑफर, एक सही प्रस्ताव होने के लिए और क्या-क्या जरूरी है, क्या-क्या शर्तें हैं? देखिए, कुछ जरूरी बातें हैं। पहली बात, कानूनी संबंध बनाने का इरादा होना चाहिए, जैसे हमने पहले बात की। कोई मजाक में कई बात या सिर्फ सामाजिक न्योता जैसे चाय पर आ जाओ, वो कानूनी प्रस्ताव नहीं है। दूसरी, शर्तें साफ और निश्चित होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं। वो तेल वाला उदाहरण याद है ना? हाँ, बिल्कुल। कौन सा तेल, कितना, कब, ये सब साफ होना चाहिए। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, प्रस्ताव उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसे वो दिया जा रहा है। मतलब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। अगर मुझे पता ही नहीं है कि आपने मेरे लिए कोई प्रस्ताव रखा है, तो मैं उसे स्वीकार कैसे कर सकता हूँ? सही बात है। इसका भी एक क्लासिक केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। एक सेठ जी का भतीजा खो गया था। उन्होंने अपने मुनीम लालमन शुक्ला को उसे ढूंढने भेजा। जब मुनीम चला गया, उसके बाद सेठ जी ने इनाम घोषित किया कि जो भतीजे को ढूंढेगा उसे पैसे मिलेंगे। मुनीम ने भतीजे को ढूंढ निकाला, लेकिन उसे इनाम के बारे में पता ही नहीं था। बाद में जब पता चला तो उसने इनाम मांगा। तो मिला उसे इनाम? नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि जब उसने भतीजे को ढूंढा तब उसे प्रस्ताव की जानकारी ही नहीं थी, तो बिना जानकारी के स्वीकृति कैसे हो सकती है, इसलिए वो इनाम का हकदार नहीं है। ये तो बड़ी अहम बात है, मतलब ऑफर का पता होना जरूरी है। बिल्कुल। चौथी बात, प्रस्ताव इस इरादे से किया जाना चाहिए कि दूसरे पक्ष की सहमति प्राप्त हो। सिर्फ अपनी इच्छा बताना काफी नहीं है। पांचवी, प्रस्ताव में शर्तें हो सकती हैं। जैसे प्रस्तावक कह सकता है कि भुगतान कैश में करना होगा या डिलीवरी अमुक तारीख तक लेनी होगी। ये शर्तें मानी जानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसी शर्त हो सकती है कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं हाँ समझूंगा? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। प्रस्ताव में ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए जिसका पालन न करने को ही स्वीकृति मान लिया जाए। मतलब चुप्पी को स्वीकृति नहीं माना जा सकता। प्रस्तावी को अपनी हाँ साफ तौर पर बतानी होगी या अपने आचरण से दिखानी होगी। ठीक है, और प्रस्ताव व्यक्त, एक्सप्रेस और निहित भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। व्यक्त प्रस्ताव वो है जो शब्दों में कहा या लिखा जाए, जैसे मैं कहूं क्या तुम मेरी कार खरीदोगे। और निहित प्रस्ताव वो है जो शब्दों से नहीं बल्कि पार्टी के आचरण या परिस्थितियों से पता चले। जैसे आप बस स्टॉप पर खड़े हैं, बस आकर रुकती है। ये बस कंपनी का एक निहित प्रस्ताव है कि वो आपको टिकट के बदले आपके गंतव्य तक ले जाएगी। या जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर कोई आपकी गाड़ी का शीशा साफ करने लगे, तो ये उसकी तरफ से सेवा का एक निहित प्रस्ताव है जिसके बदले वो पैसे चाहेगा। अच्छा, एक और चीज जो कई बार कंफ्यूज करती है, ये प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण, इनविटेशन टू ऑफर, इनमें क्या फर्क है? सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है और अक्सर इसमें गलती हो जाती है। देखिए, प्रस्ताव एक निश्चित इरादा है कि जैसे ही दूसरा पक्ष हाँ कहेगा, एक कानूनी बंधन बन जाएगा। प्रस्तावक अपनी तरफ से फाइनल बात कह रहा है। ठीक है। जबकि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण सिर्फ दूसरों को प्रस्ताव देने के लिए उकसाना या बुलाना है। ये बातचीत शुरू करने का एक न्योता है। यहां बोलने वाला अभी खुद को बांधने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि पहले सामने वाला अपनी तरफ से कोई पेशकश करे। कोई रोजमर्रा का उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे हैं। जैसे दुकान की खिड़की में सजा हुआ सामान जिस पर कीमत का टैग लगा है। हाँ। वो दुकानदार का प्रस्ताव नहीं है, वो सिर्फ निमंत्रण है। वो आपको बुला रहा है कि आओ और मुझे ये सामान खरीदने का प्रस्ताव दो। अच्छा, तो जब हम दुकानदार से कहते हैं कि ये चीज दे दो, तब हम प्रस्ताव दे रहे होते हैं? हाँ, तब ग्राहक प्रस्ताव दे रहा होता है और दुकानदार उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। हो सकता है वो कहे ये तो बिक गया, या ये सिर्फ दिखाने के लिए। इसी तरह रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड, रेलवे का टाइम टेबल, नीलामी की घोषणा या कोई कंपनी जब शेयर खरीदने के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी करती है, ये सब आमतौर पे प्रस्ताव के लिए निमंत्रण माने जाते हैं, खुद प्रस्ताव नहीं। तो मतलब प्रॉस्पेक्टस देखकर जब कोई शेयर के लिए अप्लाई करता है तो वो व्यक्ति प्रस्ताव दे रहा है। बिल्कुल, वो व्यक्ति प्रस्ताव दे रहा है और कंपनी फिर उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। मुख्य फर्क हमेशा इरादे का होता है। क्या बोलने वाला अंतिम हाँ का इंतजार कर रहा है, प्रस्ताव, या वो चाहता है कि सामने वाला पहले अपनी तरफ से कोई बात शुरू करे, निमंत्रण। तो मान लीजिए प्रस्ताव आ गया, सब कुछ साफ है, तो अगला कदम है स्वीकृति, मतलब एक्सेप्टेंस।
इसे कानून कैसे देखता है? हाँ, तो प्रस्ताव के बाद आता है स्वीकृति का पड़ाव। सेक्शन 2B कहता है कि जब वो व्यक्ति जिसे प्रस्तावना या प्रस्ताव की जाती है उस प्रस्तावना के प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वो प्रस्तावना प्रतिगृहीत हुई कही जाती है। आसान शब्दों में, जब वो बंदा जिसे ऑफर दिया गया था वो उस पर अपनी सहमति, अपनी हाँ जता देता है, तो माना जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार हो गया। और जैसे ही स्वीकार होता है? जैसे ही प्रस्ताव स्वीकार होता है वो एक वचन या प्रॉमिस बन जाता है, और वचन ही आगे चलकर करार और फिर अनुबंध का आधार बनता है। एक बहुत मशहूर कानूनविद थे सर विलियम एंसन। उन्होंने एक बड़ी अच्छी उपमा दी थी। क्या? उन्होंने कहा था, स्वीकृति प्रस्ताव के लिए वही है जो जलती हुई माचिस बारूद की गाड़ी के लिए होती है। अरे वाह! मतलब ये कि जैसे जलती माचिस बारूद के संपर्क में आते ही धमाका कर देती है, जिसे रोका नहीं जा सकता, वैसे ही स्वीकृति मिलते ही प्रस्ताव एक पक्के वादे में बदल जाता है, जिसे फिर आसानी से तोड़ा या वापस नहीं लिया जा सकता। बात पक्की हो जाती है। इट क्रिएट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इस माचिस को जलाने के यानी स्वीकृति देने के क्या नियम है? कैसे पता चलेगा कि स्वीकृति वैलिड है? हाँ, इसके भी कुछ जरूरी कानूनी नियम हैं जो सेक्शन 7 और दूसरे सेक्शंस में दिए गए हैं। पहला, स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसे प्रस्ताव दिया गया है। अगर मैंने ऑफर सिर्फ आपको दिया है तो आपकी स्वीकृति ही मान्य होगी, आपके दोस्त की नहीं। हाँ, ये तो लॉजिकल है। हाँ, लेकिन अगर सामान्य प्रस्ताव है, जैसे कार्लिल केस में था, तो कोई भी व्यक्ति जो उसकी शर्तों को जानता है और पूरा करता है वो स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, स्वीकृति पूरी और बिना शर्त के होनी चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब जिस रूप में प्रस्ताव दिया गया है ठीक उसी रूप में स्वीकार करना होगा। अगर शर्तों में थोड़ा बदलाव कर दें तो? अगर आपने प्रस्ताव की किसी भी शर्त में कोई फेरबदल किया या कोई नई शर्त जोड़ दी तो वो कानूनी तौर पर स्वीकृति नहीं मानी जाएगी, वो एक काउंटर प्रस्ताव बन जाएगा। काउंटर प्रस्ताव? हाँ, मतलब आपने मूल प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी तरफ से एक नया प्रस्ताव रख दिया। अब गेंद वापस प्रस्तावक के पाले में चली जाती है कि वो आपके काउंटर प्रस्ताव को स्वीकार करे या न करे। अच्छा, तो मतलब अगर कोई कहे मैं तुम्हारी कार 2 लाख में खरीदूंगा, हाँ। और मैं कहूँ हाँ लेकिन पेमेंट किश्तों में लूंगा, तो ये स्वीकृति नहीं है? नहीं, ये काउंटर प्रस्ताव है, क्योंकि मूल प्रस्ताव में किश्तों की बात नहीं थी। हाँ, अगर आप सिर्फ कोई जानकारी मांग रहे हैं, जैसे क्या कार के साथ आरसी बुक भी मिलेगी, तो ये काउंटर प्रस्ताव नहीं है, ये सिर्फ स्पष्टीकरण मांगना है। ठीक है, और क्या नियम है? तीसरा, स्वीकृति प्रस्तावक को बताई जानी चाहिए। मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सिर्फ मन में सोच लेना कि हाँ मुझे ये ऑफर मंजूर है, या अपने किसी दोस्त को बता देना काफी नहीं है। मतलब प्रस्तावक तक बात पहुंचनी चाहिए। हाँ, स्वीकृति का संचार, कम्युनिकेशन होना जरूरी है। वो फेल्टहाउस वर्सेस बिंदले वाला केस याद है? हाँ, घोड़े वाला। हाँ, चाचा ने भतीजे को पत्र लिखा कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि घोड़ा मेरा हो गया 30 पाउंड में। भतीजे ने मन में हाँ कर ली और अपने नीलामी वाले को भी कह दिया कि ये घोड़ा चाचा के लिए है, इसे मत बेचना। लेकिन उसने चाचा को कोई जवाब नहीं भेजा। बाद में नीलामी वाले ने गलती से घोड़ा बेच दिया। चाचा ने नीलामी वाले पर केस कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भतीजे ने अपनी स्वीकृति चाचा को कम्युनिकेट ही नहीं की थी। सिर्फ मन में सोचना या किसी तीसरे को बताना काफी नहीं है। इसलिए चाचा और भतीजे के बीच कोई कॉन्टैक्ट बना ही नहीं था और चाचा नीलामी वाले पर केस नहीं कर सकता। ये केस दिखाता है कि चुप्पी स्वीकृति नहीं होती। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। चौथा, स्वीकृति निर्धारित तरीके से या उचित तरीके से दी जानी चाहिए। मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। अगर प्रस्तावक ने कहा है कि जवाब सिर्फ ईमेल से देना, तो आपको ईमेल से ही देना चाहिए। और अगर कोई तरीका नहीं बताया है तो फिर किसी भी उचित और सामान्य तरीके, यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर से दे सकते हैं, जैसे डाक से, फोन से या व्यक्तिगत रूप से। अगर आप किसी और तरीके से देते हैं और प्रस्तावक तुरंत आपत्ति नहीं करता, तो माना जाएगा कि उसे वो तरीका मंजूर है। पांचवां, स्वीकृति सही समय के अंदर दी जानी चाहिए। अगर प्रस्ताव में कोई समय सीमा दी है, जैसे ये ऑफर सिर्फ 7 दिन के लिए है, तो उसके अंदर स्वीकृति देनी होगी। दी है तो फिर एक उचित समय, रीजनेबल टाइम के अंदर देनी होगी। अब ये उचित समय कितना होगा, ये मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे फल सब्जी जैसी जल्दी खराब होने वाली चीज का ऑफर शायद कुछ घंटों या 1 दिन के लिए ही खुला रहेगा, लेकिन जमीन बेचने का ऑफर शायद ज्यादा लंबे समय तक वैध रह सकता है। ठीक है, तो मतलब अगर मैंने मन में हाँ कर ली और शायद अपनी बहन को बता भी दिया, वो काफी नहीं है, मुझे प्रस्तावक को बताना ही पड़ेगा। हाँ, सामान्य नियम यही है। जब तक प्रस्तावक को आपकी हाँ का पता नहीं चलता, कानूनी तौर पर स्वीकृति पूरी नहीं मानी जाती। सोचिए, अगर ऐसा न हो तो कितनी गड़बड़ हो सकती है।
प्रस्तावक को पता ही नहीं चलेगा कि उसका ऑफर स्वीकार हुआ है या नहीं। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, जब लोग दूर होते हैं, जैसे मान लीजिए आजकल तो ईमेल और मैसेजिंग है, पर पहले जैसे चिट्ठी से बात कर रहे हों, तब ये प्रस्ताव और स्वीकृति का कम्युनिकेशन का पूरा माना जाता है। इसमें तो टाइम लगता है, ये थोड़ा पेचीदा लगता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर जब पार्टियां आमने सामने न हो। इसके लिए कानून में नियम है, सेक्शन 4 में। प्रस्ताव का संचार, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, तो तब पूरा होता है जब वो प्रस्ताव उस व्यक्ति के ज्ञान में आता है जिसे वो किया गया है। मतलब जब चिट्ठी उस तक पहुंचती है और वो उसे पढ़ लेता है, या जब वो फोन पर सुन लेता है। ठीक है, ये तो सीधा है। हाँ, लेकिन स्वीकृति का संचार, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। और ये प्रस्तावक और स्वीकर्ता दोनों के लिए अलग अलग समय पर पूरा होता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, प्रस्तावक के खिलाफ, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, स्वीकृति का संचार तब पूरा हो जाता है जब स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति को भेजने के लिए प्रसारण के पाठ्यक्रम में डाल देता है, ताकि वो उसकी पहुंच से बाहर हो जाए। मतलब? जैसे चिट्ठी पोस्ट कर दी। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही स्वीकर्ता ने सही पता लिखकर, स्टैंप लगाकर अपनी हाँ वाली चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल दी, उसी पल प्रस्तावक के खिलाफ स्वीकृति पूरी हो गई। अब प्रस्तावक अपनी पेशकश से बंध गया। चाहे चिट्ठी उस तक पहुंची हो या ना पहुंची हो? हाँ, भले ही वो चिट्ठी रास्ते में खो जाए या देर से पहुंचे, जब तक कि स्वीकर्ता की गलती ना हो, प्रस्तावक बंध जाता है। इसे ही मशहूर पोस्टल रूल या मेल बॉक्स रूल कहते हैं। अरे, ये तो बड़ा अजीब सा है। हाँ, ये पुराने समय के हिसाब से बना था ताकि बिजनेस में निश्चितता रहे। लेकिन स्वीकर्ता के खिलाफ, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, स्वीकृति का संचार तब पूरा होता है जब वो स्वीकृति प्रस्तावक के ज्ञान में आती है, यानी जब वो चिट्ठी या मैसेज प्रस्तावक को मिल जाता है और उसे पता चल जाता है। तो मतलब चिट्ठी पोस्ट करने के बाद प्रस्तावक तो बन गया, पर स्वीकर्ता भी नहीं बना जब तक चिट्ठी पहुंच न जाए। हाँ, भारतीय कानून के हिसाब से यही स्थिति है। तो ये डाक वाला नियम आज भी ऐसे ही चलता है, ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग के जमाने में भी? देखिए, ये एक बहस का मुद्दा है और इस पर काफी चर्चा होती है। लेकिन जो स्थापित कानूनी सिद्धांत है वो ये कि तत्काल संचार, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन के माध्यमों जैसे टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स और अब ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज के लिए पोस्टल रूल लागू नहीं होता। तो उनके लिए क्या नियम है? उनके लिए नियम यह है कि अनुबंध तब पूरा माना जाता है जब स्वीकृति प्रस्तावक द्वारा प्राप्त कर ली जाती है, रिसीव्ड, मतलब जब ईमेल उसके इनबॉक्स में पहुंच गया या जब उसने फोन पर हाँ सुन लिया। अच्छा। एक फेमस इंग्लिश केस है, एंटोरिस लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन। उसमें यही कहा गया कि ऐसे मामलों में कॉन्ट्रैक्ट वहीं बनता है जहां स्वीकृति सुनी या प्राप्त की जाती है। अगर फोन लाइन बीच में कट जाए और स्वीकृति पूरी सुनाई ना दे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये ज्यादा लॉजिकल लगता है आज के हिसाब से। हाँ। अच्छा, और वो जो हम कभी-कभी देखते हैं जैसे रेलवे टिकट या ड्राई क्लीनर की रसीद के पीछे बहुत बारीक अक्षरों में शर्तें लिखी होती हैं, उनका क्या होता है? क्या वो भी हम पर लागू हो जाती हैं? हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला है। कानून ये मानता है कि अगर वो शर्तें ऐसी जगह लिखी हैं जहां उन्हें सामान्य रूप से देखा जा सकता है, जैसे टिकट के पीछे, और आपको उनका उचित नोटिस दिया गया है, भले ही आपने उन्हें पढ़ा ना हो, तो आपका टिकट या रसीद लेना उन शर्तों की मौन स्वीकृति, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मानी जा सकती है। लेकिन क्या हमेशा? नहीं, शर्तें उचित होनी चाहिए। अगर कोई शर्त बहुत ही अनुचित या चौंकाने वाली है तो हो सकता है कोर्ट उसे लागू ना करे, और ये शर्तें आपको अनुबंध करने से पहले बताई जानी चाहिए या आपके ध्यान में लाई जानी चाहिए। अनुबंध हो जाने के बाद अगर कोई नई शर्त बताई जाती है तो वो आप पर बाध्यकारी नहीं होगी। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने ऑफर दिया या किसी ने एक्सेप्टेंस दे दी, क्या इसे बाद में वापस लिया जा सकता है? मान लीजिए मैंने हाँ तो कह दिया पर अब मेरा मन बदल गया। हाँ, इसे निरसन या प्रतिसंग्रहण कहते हैं। कानून इसकी इजाजत देता है, लेकिन एक निश्चित समय सीमा के अंदर। कब तक? सेक्शन 5 बताता है, प्रस्ताव का निरसन या रेवोकेशन ऑफ ऑफर। प्रस्तावक अपनी पेशकश को स्वीकृति का संचार प्रस्तावक के विरुद्ध पूरा होने से पहले किसी भी समय वापस ले सकता है। इसका मतलब? इसका मतलब है जब तक स्वीकर्ता ने अपनी हाँ वाली चिट्ठी पोस्ट नहीं की है पोस्टल रूल के तहत, या अपना ईमेल सेंड बटन नहीं दबाया है, तब तक प्रस्तावक अपनी ऑफर वापस ले सकता है। एक बार स्वीकृति भेज दी गई, प्रस्तावक के खिलाफ पूरी हो गई, फिर ऑफर वापस नहीं लिया जा सकता। ओके, और स्वीकृति का निरसन, मैंने हाँ कह दिया, चिट्ठी भेज दी, क्या अब मैं मुकर सकती हूँ? स्वीकृति का निरसन, रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस, ये दिलचस्प है।
भारतीय कानून सेक्शन 5 के अनुसार स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति को तब तक वापस ले सकता है जब तक कि उसकी स्वीकृति का संचार स्वीकर्ता के विरुद्ध पूरा ना हो जाए। यानी जब तक कि वो हाँ वाली चिट्ठी या मैसेज प्रस्तावक तक पहुंच ना जाए और उसके ज्ञान में ना आ जाए। अच्छा, तो चिट्ठी पोस्ट करने के बाद भी मौका रहता है कि मैं उसे कैंसिल कर दूं? भारतीय कानून के हिसाब से हाँ। अगर आपकी स्वीकृति वाली चिट्ठी अभी रास्ते में ही है और आप उससे पहले किसी तेज माध्यम से जैसे फोन करके या ईमेल भेजकर अपनी स्वीकृति वापस लेने की सूचना प्रस्तावक तक पहुंचा देते हैं तो आपकी स्वीकृति रद्द हो जाएगी। ये तो अंग्रेजी कानून से अलग है शायद। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। अंग्रेजी कानून में एक बार स्वीकृति पोस्ट कर दी तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। एक्सेप्टेंस वंस पोस्टेड इज इरिवोकेबल। लेकिन भारतीय कानून स्वीकृता को ज्यादा मोहलत देता है। प्रस्ताव वापस लेने के और भी तरीके होते हैं क्या, सीधे मना करने के अलावा? हाँ, सेक्शन 6 में कुछ और तरीके बताए गए हैं जिनसे प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। 1. निरसन की सूचना देकर, नोटिस ऑफ रिवोकेशन। 2. समय बीत जाने पर, लैप्स ऑफ टाइम। अगर कोई समय सीमा दी थी तो उसके खत्म होने पर, या अगर नहीं दी थी तो एक उचित समय बीत जाने पर ऑफर अपने आप खत्म हो जाता है। 3. स्वीकृति से पहले पूरी की जाने वाली किसी शर्त के पूरा न होने पर, फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट। 4. प्रस्तावक की मृत्यु या पागलपन से, डेथ और इंसैनिटी, अगर इसकी जानकारी स्वीकर्ता को स्वीकृति देने से पहले मिल जाए। 5. काउंटर प्रस्ताव द्वारा, बाय काउंटर ऑफर, जैसा हमने पहले देखा। 6. अगर स्वीकृति निर्धारित तरीके से न दी जाए और प्रस्तावक आपत्ति करे। 7. अगर अनुबंध का विषय बाद में गैर कानूनी हो जाए। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं जिनसे ऑफर खत्म हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमने काफी कुछ समझा आज, कैसे एक साधारण वादा या करार, अग्रीमेंट, एक कानूनी तौर पर लागू होने वाला अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसके लिए एक साफ प्रस्ताव और बिना शर्त वाली स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, तो चाहिए ही। हाँ। साथ में कानूनी संबंध बनाने का इरादा, पार्टियों का सक्षम होना, सहमति का स्वतंत्र होना, शर्तों का निश्चित होना और कानूनन सही मकसद और लेन देन का होना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे तत्व मिलकर ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की इमारत खड़ी करते हैं। और ये बुनियादी बातें समझना, जैसा आपने शुरू में कहा, सिर्फ वकीलों या बिजनेस वालों के लिए ही नहीं, हम सबके लिए जरूरी है। क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में हम लगातार जाने अनजाने छोटे बड़े अनुबंध करते रहते हैं, चाहे वो ऑटो लेना हो या ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना हो। हाँ, ये बात तो है। और अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियां जानना, ये हमें एक तरह से सशक्त बनाता है, एम्पावर करता है। बिल्कुल। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि आज जिस तेजी से कम्युनिकेशन बदल रहा है, इंस्टेंट मैसेजिंग, व्हाट्सएप, ईमेल का जमाना है, जहाँ सब कुछ सेकंडों में होता है, तो क्या ये पुराने नियम, खासकर स्वीकृति और निरसन के संचार वाले, जैसे वो पोस्टल रूल, क्या वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, या उन्हें इस नई तकनीक के हिसाब से दोबारा देखने या व्याख्या करने की जरूरत है? ये एक सवाल है जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है। हाँ, ये बिल्कुल एक विचारणीय प्रश्न है कि कानून को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे कदम मिलाकर चलना चाहिए। चलिए, उम्मीद है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की ये बुनियादी समझ, खासकर प्रस्ताव और स्वीकृति के बारे में, हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी। आगे हम शायद इसके और पहलुओं पर भी बात करेंगे। आज के लिए सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।